हेलो हाय एवरीवन, मैं सौरभ सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस पर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बेहतरीन हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम के चैप्टर को अब खत्म कर दिया है और ये यूनिट का लास्ट चैप्टर होने वाला है, जिसका नाम है आप लोगों का इलेक्ट्रिक कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है बेसिकली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है, जो कि लास्ट चैप्टर है इस यूनिट का। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? इलेक्ट्रिसिटी। क्या स्टार्ट करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। और विद्युत को हम जानेंगे कि आवेश किस तरीके से गति करता है, वहां पे कैसे करंट बनती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज पैरेलल, किरचॉफ्स लॉ, सारी बातों को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बाद। तो चलिए, ये अंतिम चैप्टर है, तो इस चैप्टर को आज इस वीडियो के अंदर हम लोग खत्म करेंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक कैपेसिटर क्या होता है, वैद्युत संधारित्र क्या होता है, वैद्युत धारिता क्या होता है, यानी वैद्युत धारिता से संबंधित जो बेसिक पहली क्लास जो होती है किसी भी चैप्टर की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इस क्लास में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस क्लास के अंदर चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं तो बेसिक टू टॉप लेवल तक चलते हैं। तो इसके अंदर जो पिछले चैप्टर के कंसेप्ट हैं वो भी यूज होते हैं। तो अगर आप चीजों को एक सिस्टमैटिक वे में देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पे वैद्युत धारिता क्या होती है। वैद्युत धारिता क्या होती है इसको समझेंगे हम यहाँ पे आज इस वीडियो के अंदर। तो समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे वैद्युत धारिता को। वैद्युत धारिता क्या होती है? तो वैद्युत धारिता क्या होती है कि जैसे अगर मैं आपको अगर आसान शब्दों में कहूं तो ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को अगर हम आवेश देते हैं, जब किसी भी चालक को जब हम आवेश देते हैं तो एक निश्चित मात्रा में आवेश दे सकते हैं। यानी आप किसी चीज को अगर किसी को दे रहे हो तो लिमिट में ही देंगे। समझ में आया? तो इसी तरीके से ये है कि जब किसी चालक को एक निश्चित मात्रा का आवेश दिया जाता है, यानी आवेश संचित किया जा सकता है। यानी कोई चालक है, इस तरीके से मान लीजिए कि ये कोई एक कंडक्टर है, सपोज मान लीजिए ये कोई एक कंडक्टर है और इसको आप जो है चार्ज देते हैं। क्या देते हैं बच्चों? चार्ज देते हैं। और जब मैं इसको चार्ज देता हूं तो इस पे जो चार्ज है वो बेसिकली किस में फैल जाएगा? अगर मैं बात करूं, वो चार्ज जो है वो इस पे इस तरीके से पूरे सरफेस पे क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। यानी इस पे जो आवेश मैं अगर देता हूं, अगर इसको मैं आवेश देता हूं तो क्या होगा? इस पे एक लिमिट में ही आवेश रह पाएगा। अगर ओवरलोडिंग हो जाएगी चार्ज की तो ये क्या हो जाएगा? इसके बाहर निकलने लग जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कोई भी वस्तु या कोई भी चालक आवेश को ग्रहण करने की उसकी एक क्षमता होती है। क्या होती है? क्षमता होती है। तो उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? चालक की धारिता कहते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि आवेश ग्रहण करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि किसी चालक में एक निश्चित मात्रा का आवेश संचित किया जा सकता है। क्या? यहाँ पे देखिए निश्चित मात्रा में, यहाँ पे शब्द लिखा है निश्चित मात्रा, यानी कि एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट में आवेश को यहाँ पे स्टोर किया जा सकता है, संचित किया जा सकता है, जिसे चालक की धारिता कहते हैं। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। तो इसको हमने जितना भी आवेश दिया है तो भाई ध्यान से देखना, इसको एक लिमिट में ही आवेश दे सकते हैं और उतना ही आवेश ये क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि हम हैं, हमारे पेट की एक क्षमता है कि हम इतना भोजन खा सकते हैं, कि हमारे पेट की जो क्षमता है वो 250 ग्राम भोजन खाने की है। ज्यादातर लोगों का इतना ही खाना खा पाते हैं। उसके बाद कुछ अगर आप ज्यादा ओवरलोडिंग खाना खाएंगे तो हमें प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो, हमारा पेट खराब हो जाएगा, तबीयत भी खराब हो सकती है। तो इसी तरीके से जो वस्तु होती है उसकी भी आवेश ग्रहण करने की एक पर्टिकुलर क्षमता होती है कि एक क्षमता तक ही आवेश को ले सकते हैं, इसके बाद वो आवेश को नहीं ले सकते, ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। या मैं ये कह सकता हूं कि आवेश ग्रहण करने की, आवेश ग्रहण करने की क्षमता को, आवेश ग्रहण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारिता, विद्युत धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारिता कहते हैं। दूसरा ये बच्चों कि इस चालक को जो आवेश दिया जाता है ये विभव वृद्धि के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी कि जब किसी चालक को मैं आवेश देता हूं तो उसके पोटेंशियल में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। तो यहां से मैं इसका अगर फॉर्मूला बनाऊं तो हम यहां से फॉर्मूला बना सकते हैं कि किसी चालक को, किसी चालक को दिया गया आवेश, दिया गया आवेश विभव वृद्धि के
उसके विभव में कितनी वृद्धि होती है, विभव वृद्धि के समानुपाती होता है। विभव वृद्धि के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि यहाँ पे जो आवेश है, आवेश Q वो समानुपाती है किसके, विभव वृद्धि के, विभव V। अब आप लोगों को पता है कि जब भी ये प्रोपोर्शनल समानुपाती का साइन हटाते हैं, यानी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, तो वहां पे एक कांस्टेंट आता है। तो यहां से जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाया हमने, तो हमारा एक प्रोपोर्शनल का आया बच्चों, एक कांस्टेंट आया जिसको मैंने कह दिया क्या, C कह दिया। क्या कह दिया बच्चों, C कह दिया। अब C अगर मैं यहां से निकालूं तो C बराबर यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा Q/V। क्या आ जाएगा, Q/V आ जाएगा, Q/V आ जाएगा। अच्छा, अब ये Q/V क्या है सर, इसको भी समझ लेते हैं। तो ये Q/V यहाँ पे क्या है, Q/V की अगर मैं बात करता हूं तो Q/V यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः C यहाँ पे क्या है बच्चों, नियतांक है। क्या है, नियतांक है, नियतांक है जिसे विद्युत धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं, C एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। अच्छा, अब हम बात करें C इक्वल टू क्या है, Q/V। यानी ये कह सकते हैं किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है और उस वस्तु के विभव वृद्धि के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। यानी विद्युत धारिता को डिफाइन करने के कई तरीके हैं। इस तरीके से आप चीजों को लिख सकते हैं। या किसी चालक में एक निश्चित मात्रा का जब आवेश संचित किया जा सकता है, यानी कि किसी चालक को अगर हम आवेश देंगे तो एक लिमिट में देंगे, उसकी एक क्षमता होगी आवेश ग्रहण करने की, उस क्षमता से ज्यादा हम उसको आवेश नहीं दे सकते। तो इस तरह से, ठीक है। तो भैया उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो याद रखना C से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के साथ आवेश ग्रहण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं, जैसा कि लिख दिया। और किसी चालक को जब हम आवेश देते हैं, तो जब इसको मैं आवेश देता हूं तो इसमें क्या उत्पन्न होता है, इसमें विभव उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, एक विभव उत्पन्न हो जाता है। तो विभव में जो वृद्धि होती है वो उसके समानुपाती होती है आवेश के। और जब भी प्रोपोर्शनल या समानुपाती का अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं इसको, इसका चिन्ह हटाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसको हम कहते हैं C यहाँ पे एक नियतांक है जिसे हम विद्युत धारिता कहते हैं। क्लियर है। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, विद्युत धारिता। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं मात्रक और विमा की। तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके मात्रक क्या होता है, तो अगर अभी मैंने आपको क्या बताया, इसके मात्रक की अगर बात करूं मैं यहाँ पे, तो C बराबर Q/V निकल के आया बच्चों। क्या, C बराबर Q/V। तो Q मतलब आवेश, V मतलब यहाँ पे विभव वृद्धि। तो यानी कि Q का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और V का मात्रक यानी वोल्ट, यानी कूलाम अपॉन वोल्ट। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम अपॉन वोल्ट। तो यहां से अगर मैं देखूं तो क्या निकल के आएगा बच्चों, कूलाम अपॉन वोल्ट। कूलाम अपॉन वोल्ट, कूलाम अपॉन वोल्ट, इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। अच्छा, कूलाम अपॉन वोल्ट को हम लोग एक शब्द में कह देते हैं जिसको हम एसआई मात्रक भी कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं क्या बच्चों, फैराड कहते हैं। क्या कहते हैं, फैराड कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, F से, फैराड। क्लियर है। अच्छा, फैराड कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है यहाँ से, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से, कि एक फैराड की वैल्यू कितनी होती है। तो अगर मैं यहाँ से आपको बताऊं कि एक फैराड की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ से अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि 1 फैराड, एक फैराड की वैल्यू कितनी होती है, एक फैराड की वैल्यू होती है बच्चों 96,500 कूलाम। ये एक फैराड की वैल्यू है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया कि एक फैराड में कितने कूलाम होते हैं, तो 96,500 कूलाम होते हैं। क्लियर है मेरी बात। तो आपको ये वाली बात याद रखनी है। और फैराड जो होती है बच्चों, वो विद्युत धारिता की कौन सा मात्रक होता है, अगर मैं बात करूं, फैराड जो है वो विद्युत धारिता का एक एसआई मात्रक है। क्या, एसआई मात्रक। अगर एसआई मात्रक कभी लिखना तो आए तो आप लोग क्या लिखोगे, फैराड होता है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। ठीक है। और आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था कि भैया आवेश का सबसे बड़ा मात्रक भी फैराड होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक भी
फेरेड होता है। क्लियर है, ये मैंने पहले चैप्टर में आपको बताया था। अब बात करते हैं इसके सीजीएस मात्रक की। तो सीजीएस मात्रक क्या होता है इसका, ऐसा ही मात्रक फेरेड होता है, तो सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो सीजीएस मात्रक इसका होता है बच्चों क्या, स्टेट फेरेड। क्या होता है, स्टेट फेरेड, स्टेट फेरेड होता है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, इसका सीजीएस मात्रक होता है। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं कि भैया 1 फेरेड में कितने स्टेट फेरेड होते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि 1 फेरेड बराबर होता है 9 इंटू 10 की पावर 11 स्टेट फेरेड। 11 स्टेट फेरेड। ये क्या होता है बच्चों, सीजीएस मात्रक होता है क्या, स्टेट फेरेड। सी आपसे पूछा जाता है कि विद्युत धारिता का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो आप जवाब देंगे वहां पे स्टेट फेरेड। और 1 फेरेड में कितने स्टेट फेरेड होते हैं, तो आपको याद रखना है 9 इंटू 10 टू द पावर 11 स्टेट फेरेड। ये वाली बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगर अब बात करता हूँ इसके विमा की, तो विमा को भी देख लेते हैं। अभी मैंने बताया इसका फॉर्मूला क्या बच्चों, कूलम अपॉन वोल्ट, यानी C इक्वल टू Q अपॉन V। तो इसकी विमा अगर हम देखें यूनिट क्या होगी इसकी, कूलम अपॉन वोल्ट। तो कूलम अपॉन वोल्ट से इसकी विमा निकाले तो कूलम की विमा क्या होती है बच्चों, तो कूलम की अगर विमा निकालूं मैं यहाँ से, तो कूलम की होती है क्या बच्चों, 80। क्या होती है, 80। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पे वोल्ट की। तो वोल्ट की विमा मैंने आपको बताई थी, आप जानते हो V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q होता है। तो भैया यहाँ पे वर्क की डायमेंशन क्या होती है, तो वर्क की डायमेंशन मैंने बताया था ML2T-2। और अगर बात करता हूँ आवेश, तो इसकी क्या होती है बच्चों, 80। हाँ या ना, तो 80, तो ध्यान से देखो अगर 80 है तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो V बराबर ही क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से, ML2। अब A ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, पावर माइनस का 3, A ऊपर जाएगा तो माइनस का 1। तो फाइनली V की डायमेंशन क्या आई, ML2T-3 A-1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये पुट करता हूँ, तो ये डायमेंशन मैंने जब यहाँ रखी ML2T-3 A-1, ये निकल के आया। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा बच्चों, M-1। M ऊपर जाएगा, इसकी पावर कितनी है, 1 ऊपर जाएगा माइनस का, आया ना, L ऊपर जाएगा तो माइनस का 2, L माइनस का 2। अब T3 है यहाँ पे देखिए माइनस का, ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी एक पावर इसकी है, ऊपर जाके ये 3 किसकी हो जाएगी, पॉजिटिव, तो T की पावर 4, T की पावर 4। A ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, एक A ये है तो क्या हो जाएगा, A की पावर 2। क्या हो जाएगा, A की पावर 2। ये क्या है बच्चों, इसकी डायमेंशन है। अब बात करते हैं 1 वोल्ट की परिभाषा। 1 वोल्ट की परिभाषा एग्जाम में पूछी जाती है कि मतलब 1 वोल्ट की परिभाषा अक्सर पूछी जाती है, तो इसको आपको रटना नहीं है, इसको आप लोग खुद सेल्फ बना सकते हैं अपने आप से। किस तरीके से बनाएंगे देखिए यहाँ से। अब मान लीजिए इफ, यदि, मान लो यदि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, V बराबर यहाँ पे कर देता हूँ 1 वोल्ट। क्या कर देता हूँ, V बराबर 1 वोल्ट। और आप जानते हो C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। और V का मान मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, 1 कर दिया। तो C किसके बराबर आ जाएगा, Q के बराबर आ जाएगा। C किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे, तो C बराबर आ जाएगा किसके, Q के बराबर आ जाएगा। तो जब मैंने यहाँ पे रखा तो भैया C अगर Q के बराबर आ जाएगा तो यहाँ से हम यहाँ परिभाषा क्या होने, जब किसी चालक को जब किसी चालक को एकांक वोल्ट की वृद्धि करने में एकांक वोल्ट की विभव वृद्धि में एकांक वोल्ट की विभव वृद्धि में वृद्धि करने में आवश्यक आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, आवेश की मात्रा को चालक की धारिता कहते हैं। चालक की
धारिता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? चालक की धारिता। यानी एक फेरेड की अरे यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है बच्चों, ये एक बोल्ट की जगह एक फेरेड आ जाएगा यहाँ पे, मैं यहाँ सही कर देता हूँ। एक फेरेड, अगर आपसे एक फेरेड की परिभाषा पूछे तो आप क्या बताओगे? यदि किसी चालक को एकांक बोल्ट का आवेश दिया, सॉरी एकांक बोल्ट के विभव वृद्धि करने में, जब किसी चालक को एकांक बोल्ट के विभव वृद्धि करने में आवश्यक आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? एक फेरेड कहते हैं। क्या कहते हैं? एक फेरेड कह सकते हैं, या चालक की धारिता कहते हैं। चालक की धारिता कितनी होगी? एक फेरेड होगी। एक बार फिर से समझ लें, यदि मैं बी का मान 1 वोल्ट कर दूं, यानी यूनिट कर दूं, 1 कर दूं, तो उस कंडीशन में देखा जाए तो यहाँ पे देखिए कि सी की वैल्यू किसके बराबर हो रही है यहाँ पे? तो सी की वैल्यू किसके बराबर है? क्यू के बराबर है। अगर 1 वोल्ट का विभव मैं किसी चालक को देता हूं तो उसकी धारिता किसके बराबर, यानी उसकी धारिता जो किसके बराबर है? आवेश के बराबर है। किसके? जितने आवेश की मात्रा, जितने आवेश की आवश्यकता होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी चालक को एकांक वोल्ट की विभव वृद्धि करने में आवश्यक आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं? चालक की धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? तो चालक की धारिता कितनी होगी? 1 फेरेड होगी। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आप लोगों के लिए बच्चों मैंने क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन का फटाफट से आप लोग बताइए कि क्या सोचते हैं। आप इसको ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ इसको। एक चालक को आवेश को दोगुना कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? एक चालक है और उसको चार्ज क्या दिया जाता है? वो तो डबल कर दिया जाता है। मान लो कि जैसे कि ये कोई एक चालक है, ये कोई एक कंडक्टर है, इस तरीके से, ठीक है, और ये कोई चालक है और इसको मैंने क्या दिया बच्चों? आवेश दिया। क्या दिया? आवेश दिया। तो इसने क्या बोला कि एक चालक के आवेश को दोगुना कर दिया था। आवेश मैंने कितना दिया? इसको डबल दिया बच्चों। क्या दिया? आवेश डबल दिया। ठीक है, यानी आवेश कितना दिया? इसको दोगुना, दोगुना आवेश दिया, यानी कि 2Q कह सकता हूँ, कर दिया जाता। तो धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए, मैंने आपको एक बात बताया था, कंसेप्ट बताया था, अगर मैं इसका हल देखूं, यहाँ पे सॉल्यूशन देखूं, तो आप लोग जानते हो फॉर्मूला क्या था हमारा? तो फॉर्मूला मैंने अभी आपको ये बताया था कि C बराबर क्या होता है? C बराबर क्या होता है? Q अपॉन V। Q अपॉन V होता है, हाँ या ना? यानी कि आवेश जो विभव वृद्धि के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो कांस्टेंट था C, तो C निकालेंगे तो Q अपॉन V। अब इसने बोला है बच्चों, आप जानते हो कि आवेश जो है वो किसके समानुपाती होता है? विभव के, हाँ या ना? विभव के समानुपाती होता है। अगर मैं यहाँ से देखूं, अगर आवेश बढ़ेगा यहाँ पे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा C। अब एक बात बताइए, जब ये बढ़ता है, समानुपाती का मतलब होता है अगर ये वैल्यू बढ़ रही है तो ये भी यहाँ पे बढ़ रही है, हाँ या ना? अगर ये वैल्यू बढ़ रही है तो ये भी बढ़ रही है। और प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि ये वैल्यू बढ़ रही है तो ये वाली घट रही है। तो समानुपाती है, तो आवेश दोगुना कर देंगे तो यानी आवेश को दोगुना करेंगे तो विभव भी यहाँ पे क्या होगा? दोगुना हो जाएगा, हाँ या ना? तो यहाँ से अगर मैं देखूं C निकालूं, तो यहाँ से अगर आवेश को दोगुना कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बच्चों आवेश दोगुना हो रहा है, तो इसका मतलब विभव भी दोगुना हो रहा है। और जब विभव भी दोगुना हो रहा है तो अगर ध्यान से देखें तो ये कैंसिल आउट होने के बाद बच्चों क्या निकल के आएगा? C बराबर क्या निकल के आया? Q अपॉन V आएगा। जब विभव भी दोगुना हो रहा है और आवेश भी दोगुना हो रहा है तो विभव बढ़ेगा, समानुपाती है। विभव किसका समानुपाती है? आवेश के। जब दोनों समानुपाती हैं तो दोनों बढ़ेंगे, और जब दोनों बढ़ेंगे तो इनका कांस्टेंट निकालें। अगर C धारिता निकालूं मैं इसका, तो 2 से 2 कटने के बाद बच्चों क्या निकल के आएगा? Q इक्वल्स टू C अपॉन V। क्या निकल के आएगा? Q इक्वल्स टू C अपॉन V। अतः यहाँ पे समझ में आता है, अतः इस अवस्था में विद्युत धारिता नियत रहती है। क्या रहती है? नियत। नियत बोले तो कांस्टेंट रहती है, यानी बदलती नहीं है, कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, जब आवेश को दोगुना कर दिया जाए तो विभव भी दोगुना होगा। अब 2 से 2 यहाँ पे देखो अगर कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? C बराबर Q अपॉन V। तो इस अवस्था में क्या है? विभव क्या है? जो धारिता है वो क्या रहती है? नियत रहती है। कब? जब आवेश को दोगुना कर दिया जाए तब। अब सेकेंडली क्वेश्चन में क्या है सर? आवेश को दोगुना कर दिया है, मैंने आपको बताया कि आवेश को दोगुना करूंगा तो यानी विभव भी दोगुना होगा। अब ये भी तो हो सकता है कि विभव को दोगुना करें और तो विभव को दोगुना करूंगा तब भी क्या दोगुना होगा? आवेश दोगुना होगा।
तो दोनों में से किसी को भी दुगना करूँ, दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जिसका डबल हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको आधा करूंगा तो वो भी आधा हो जाएगा, इस तरीके से। अब देखिए दूसरी कंडीशन का क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इस बार मैंने क्या किया, चालक के विभव को क्या कर दिया, मैंने दुगना कर दिया। क्या कर दिया, दुगना कर दिया। तो यहाँ पे भी धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो धारिता पे प्रभाव वही पड़ेगा जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर ध्यान से देखो तो फॉर्मूला तो भाई हमारा सिमिलर ही है। फॉर्मूला हमारा क्या है, सी बराबर क्यू अपॉन क्या था बच्चों, सी बराबर क्यू अपॉन वी। ठीक है, अब यहाँ पे भाई मैंने क्या किया, विभव दोगुना किया है। अब मैंने बताया था कि ये समानुपाती है, तो इसको डबल करूंगा तो ये भी तो क्या होगा, डबल होगा। वही वाली बात, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, समानुपाती का मतलब होता है अगर जैसे कहीं लिखा है ए प्रोपोर्शनल टू बी, अगर ये वैल्यू अगर इंक्रीज करूंगा तो ये ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी, हाँ या ना। और प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट क्या सी है, समझ में आ रहा है। जैसे मान के चलो प्रोपोर्शनल लगा तो मैंने के मान लिया क्या कांस्टेंट है, अब ये डबल कर रहा हूं तो ये भी तो डबल होगा। तो अगर यहां से मैं के निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 2a अपॉन 2v, और 2v से 2v कट जाएगा तो a अपॉन b बचेगा, नहीं बचेगा। तो वही कंसेप्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, हाँ या ना। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, अगर एक वैल्यू को बढ़ा रहा हूं तो दूसरी डिक्रीज हो जाएगी। इनवर्सली, इनवर्स मतलब उल्टा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे इसने बोला है कि भैया अगर विभव को दोगुना कर दिया जाए, अगर विभव को दोगुना कर दूंगा तो ये यहाँ पे आवेश भी क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। और 2 से 2 कैंसिल होने के बाद बच्चों हमारा क्या निकल के आएगा, C बराबर के Q अपॉन B। अब आप क्या देख रहे हो, चाहे मैं आवेश डबल करूं, चाहे मैं आवेश डबल करूं, चाहे मैं विभव डबल करूं, लेकिन धारिता हमारी क्या रहती है, नियत रहती है। अतः इस अवस्था में भी, इस अवस्था में भी धारिता नियत रहती है, धारिता नियत रहती है, नियत रहती है। इस अवस्था में भी धारिता क्या रहती है बच्चों, नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है इस कंडीशन में, आया ना। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई। चलिए तो अब आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग एक नोट पॉइंट, इसको भी आपको याद रखना है, ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, उसने कहा है कि आवेश Q को बदल देते हैं। अब इस बार जो है आवेश है उसको हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। और कांस्टेंट किसको रखना है, V को रखना है, यानी नियत कौन रहेगा बच्चों, विभव रहेगा। तो आप लोग जानते हो बच्चों कि आवेश जो है वो समानुपाती होता है V के, और प्रोपोर्शनल का साइन हटता है बच्चों, वो क्या होता है, कांस्टेंट आता है V। लेकिन इस बार इसने क्या बोला है, इस बार कांस्टेंट V नहीं आया है, इस बार कांस्टेंट क्या आया भैया, मान के चलो आपने इस तरीके से आपने पढ़ा तो ये कंसेप्ट है। अब इसने विभव को नियत रख दिया, यानी कि आप जानते हो Q होता है CV, आया ना। तो कांस्टेंट इसको C को ना मान के इसने कांस्टेंट किसको मान लिया है, इस V को मान लिया। किसको मान लिया है, इस V को। तो अब इसका मतलब ये जो वैल्यू है इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ये प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जो कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है। तो भैया इसका मतलब जो Q जो है आवेश जो किसके समानुपाती हो जाएगा, यहाँ पे धारिता के समानुपाती हो जाएगा। कब, जब विभव नियत रहे। तो एज अ फॉर्मूला आप याद रख सकते हो कि आवेश अगर बदल रहे हैं और विभव को नियत रखते हैं तो उस अवस्था में धारिता आवेश के क्या होती है, समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी धारिता जो है, धारिता समानुपाती होती है किसके, आवेश के, आवेश के समानुपाती होती है। कब, जब विभव नियत रहता है तब। कब, जब विभव नियत रहता है तब। इस अवस्था में धारिता किसके समानुपाती होती है, आवेश के समानुपाती होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, इस बार क्या कह रहे हैं कि विभव को बदले आवेश को नियत रखें। अच्छा, इस बार जो कह रहा है कि नियत जो कांस्टेंट रहेगा वो क्या रहेगा, आवेश। तो आप जानते हो बच्चों भैया यहाँ पे देखिए, अगर मैं देखूं तो Q क्या होता है, CV होता है। इस बार ये कह रहा है कि इसको मैं क्या रख दूं, कांस्टेंट रख दूं। इसको अगर मैं कांस्टेंट रख दूंगा तो ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो अब इसका मतलब क्या है कि C जो है वो विभव के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। अगर मैं V को इसके नीचे भेज दूं तो क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। इस तरीके से अपॉन में आ जाएगा, यानी इस तरीके से कह सकता हूं, आप जानते हो, इस तरीके से समझिए। अब ये प्रोपोर्शनल का अगर साइन हटेगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। तो उस कांस्टेंट को मैंने कह दिया क्या, Q। क्या कह दिया, Q। तो यहाँ पे Q क्या है, कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और Q निकालूंगा तो हो जाएगा क्या, CV। क्या हो जाएगा, सॉरी, Q निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। लेकिन इस बार ये नियत है, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। वही वाली बात आई नहीं आई,
बात समझ में आई कि नहीं, फटाफट से बताएं। तो यानी प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट आता है, मैंने बताया था, लेकिन कांस्टेंट क्या है, क्यू है यहाँ पे, इस बार क्या है, क्यू है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इस बात को भी आपको याद रखना है। तो यानी इस अवस्था में हम लिख सकते हैं कि धारिता जो है, क्या लिख सकते हैं कि धारिता जो है समानुपाती है किसके, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती है किसके, विभव की, किसके, विभव की, विभव के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ पे अगर यहाँ पे इसका व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है, अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूं तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यानी ऐसे कह सकता हूं बच्चों, मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से कह सकते हैं, अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पे डबल दोगुना करता हूं, दोगुना दोगुना करता हूं तो यहाँ पे आवेश भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोगुना। और यहाँ पे क्या है बच्चों, अगर मैं इसको यहाँ पे देखिए, अगर इसको मैं यहाँ पे आधा करता हूँ, क्या करता हूँ, आधा, तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगा बच्चों, दोगुना हो जाएगा। यानी एक वैल्यू को अगर आधा करता हूँ दूसरी क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। एक इंक्रीज करता हूँ तो दूसरी उतनी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। हाँ या ना? उम्मीद कर कि यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसी के साथ आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि चालक की विद्युत धारिता जो होती है वो हमेशा याद रखना है, वो कैसी होती है, एक पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, एक पॉजिटिव होती है। यानी कि कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। जो धारिता होगी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, याद रखना, नेगेटिव नहीं होती है, तो हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और इसी के साथ धारिता हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। यानी इन्हें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि विद्युत धारिता का मान किस किस चीज पर निर्भर करता है, किस किस पर नहीं निर्भर करता, ठीक है। तो जैसे कि पहले धारिता का मान निम्न कारकों पर निर्भर नहीं करता, तो वो कारक कौन कौन से, तो पहला कारक है, एक तो चालक के आवेश पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता, चालक के आवेश पर निर्भर नहीं करता। दूसरा, चालक के विभव पर भी निर्भर नहीं करता। यानी धारिता का मान ना तो आवेश पर निर्भर करता ना विभव पर निर्भर करता, ठीक है। और तीसरा, उसकी विद्युत स्थित ऊर्जा पर भी निर्भर नहीं करता है। इन तीन चीजों पर निर्भर नहीं करता आवेश का, धारिता का मान, ठीक है। धारिता का मान किन चीजों पर निर्भर नहीं करता, एक आवेश पर निर्भर नहीं करता, एक विभव पर निर्भर नहीं करता और उसकी स्थित ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि विद्युत धारिता का मान किन कारकों पर निर्भर नहीं करता, तो नहीं करता और किन पर करता है, तो क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको याद रखना है, धारिता किन कारकों पर निर्भर नहीं करता, तो चालक के आवेश पर निर्भर नहीं करता, उसके विभव पर निर्भर नहीं करता और उसकी स्थित ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो इस तरीके से फैक्टर पूछ लिए जाते हैं वहां पे। अब किन कारकों पर अब निर्भर नहीं करता तो किन पर निर्भर करता है एक्चुअल में, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो पहला आपको याद रखना है उसके साइज, यानी कि जो आप लोग जहाँ पे चालक ले रहे हो उसका साइज कितना बड़ा है, छोटा है, बड़ा, कुछ चीज पर निर्भर करता है, उसका एरिया कैसा है। यानी एक तो निर्भर करता है किस पे, उसके क्षेत्रफल पर, उसके एरिया पर, और चालक की ओर उसके माध्यम पे, यानी वो चालक जो है वो किस माध्यम में रखा है, किस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में रखा गया है। या आपने देखा कि उसे आपने उसे मेटल के बीच में रख दिया है या उसके बीच में आपने कागज के टुकड़ों के बीच में रख दिया है, किस माध्यम के बीच में रखा गया है, पानी के बीच में रखा है, किसी भी कोई भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में रखा है, इस बात पे भी निर्भर करता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, के से, आगे हम चर्चा करेंगे। और चालक के समय दूसरा चालक, यानी ये कह सकते हैं कि एक चालक ये है तो दूसरा चालक उसके कितने करीब है, तो दूसरा चालक कितना करीब है, कितना दूर है उससे, इस बात पर निर्भर करता है। क्लियर है? तो बेसिकली ये तीन फैक्टर आपको याद रखने हैं, ठीक है, याद रखना। और एक ये वाले भी फैक्टर आपको याद रखने हैं, ये तीनों फैक्टर आपको याद रखने हैं। ये तीनों एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि धारिता का मान किन कारकों पर निर्भर करता है, तो आपको याद रखना है क्षेत्रफल पर निर्भर करता है चालक के, और किस पर निर्भर करता है, चालक के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसके चारों ओर के माध्यम कौन सा भरा वो उस पर निर्भर करता है, और एक चालक दूसरे चालक के कितने करीब है या दूर है, इस बात पर भी निर्भर करता है। क्लियर है? तो उम्मीद है कि यहाँ तक की बात आप लोगों को सब समझ में आ रही होगी। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, अब बात करते हैं एक छोटा सा डेरिवेशन कि गोलीय चालक की धारिता क्या होती है। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, कि कोई कंडक्टर लेते हैं और उसकी कंडक्टर को अगर हम कोई चार्ज देते हैं तो उसको कारण गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई गोलीय चालक ले लिया, इस तरीके से कि हमने कोई गोलीय चालक लिया, ठीक है। अब गोलीय चालक लिया तो मैंने भाई इसको दिया प्लस का क्यू चार्ज दिया, क्या दिया, प्लस का क्यू चार्ज दिया।
अब ये प्लस का क्यू चार्ज दिया, खोखला गोला है, तो भाई प्लस का क्यू चार्ज इसके सरफेस पे क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी सतह पे क्या हो जाता है, फैल जाता है। अब ये प्लस का क्यू चार्ज दिया मैंने इसको, तो इसकी सतह पर क्या हो गया, ये फैल गया। अब आप जानते हो इस गोलीय चालक का जो सेंटर है वो मैंने मान लिया बच्चों क्या है, वो मैंने मान लिया कि इसका सेंटर जो वो ये है, ये क्या है, इसका सेंटर है। अब सेंटर से अगर आप जानते हो किसी भी लाइन को अगर मैं सर्कमफेरेंस से मिलाता हूं तो वो क्या कहलाती है हमारी, तो वो हमारी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है, रेडियस। अगर मैं ध्यान से देखो तो इस लाइन को मैं अगर यहाँ मिलाऊं इस तरीके से, या मैं इस तरीके से यहाँ मिलाऊं, या मैं इस तरीके से यहाँ मिलाऊं, यहाँ मिलाऊं, तो ये हमारी क्या कहलाती है बच्चों, ये हमारी रेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है, ये हमारी रेडियस कहलाती है। इसको भी हम थोड़ा डार्क कर देते हैं। तो आप जानते हो ये क्या कहलाएंगी, सारी इसकी रेडियस कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, इसकी रेडियस कहलाएंगी। ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर। तो ये वाली बात आप लोगों को पता होगी, ठीक है। अब प्लस का क्यू चार्ज दिया तो इसके सरफेस पे इस तरीके से वितरित हो जाती है। अब जैसे इसको मैं जब प्लस का क्यू चार्ज देता हूं तो क्या होता है कि इसकी सतह पे एक विभव उत्पन्न होता है। क्या होता है, विभव में वृद्धि होती है। विभव में क्या होती है, विभव वृद्धि होती है। क्या होती है, विभव वृद्धि होती है। तो इस विभव वृद्धि को हम लोग निकालते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज लिखते हैं, माना, लिख सकते हैं माना, माना कि गोलीय चालक की त्रिज्या कैपिटल आर है। इसको प्लस क्यू आवेश देने पर चालक की सतह पर विभव में वृद्धि v होती है। विभव में वृद्धि कितनी होती है, v होती है। अब इसको मैंने जब विभव में वृद्धि v होती है तो अतः है इसके सरफेस पे, अतः गोलीय चालक की सतह पर उत्पन्न विभव। तो भैया इसमें आप जानते हो किसी चालक अगर किसी चालक को प्लस क्यू आवेश देते हैं आर डिस्टेंस पे, मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर मैं एकल बिंदु आवेश के कारण अगर आवेश निकालता हूं तो वहां पे हम लोग विभव का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जानते हो विभव का फॉर्मूला क्या होता है, बी बराबर के क्यू अपॉन आर। क्या होता है, के क्यू अपॉन आर होता है। और के की अगर वैल्यू रखते हैं हम लोग तो के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। यही तो होती है भाई, फटाफट से बताएं, यही तो होती है। तो इसको डाल दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया मैंने, ठीक है। तो आप लोग जानते हो यहाँ पे अभी लिख सकते हैं, यहाँ पे वी नो यदि गोलीय चालक की धारिता C हो, क्या हो, C हो, तो भैया अगर C धारिता है तो आप जानते हो, तो यहां से निकाले तो C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है Q अपॉन V। क्या होता है, Q अपॉन V।
अब Q अपॉन V अगर होता है तो अगर मैं यहाँ पे रख देता हूं, C, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण 1 का मान लिख सकते हैं, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, अब मैं जब यहाँ पे वैल्यू रखता हूं तो देखो क्या निकल के आया, C बराबर Q तो वैसा का वैसा ही। अब यहाँ पे अगर ये वैल्यू मैं रखूं यहाँ पे तो क्या निकल के आएगा बच्चों, यहाँ पे ये निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R। अब प्यारे बच्चों आप देखो ध्यान से, तो ये वैल्यू जो है वो क्या निकल के आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो अगर ये ऊपर जाएगा यहाँ पे तो निकल के क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R इंटू Q अपॉन Q, ये तो निकल के आएगा क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो Q तो ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ से देखो तो ये Q से Q क्या हो रहा है, यहाँ से ये इस Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा और ये Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो बेसिकली मुझे यही प्रूफ करना था कि किसी गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, तो यही होती है, गोलीय चालक की धारिता क्या होती है बच्चों, यही होती है। तो इसका मतलब क्या है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो यहाँ लिख सकते हैं, अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या है, अगर कांस्टेंट है, नियतांक है, तो अतः इस अवस्था में क्या होगा कि C जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, R के, किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, R के। तो इससे एक बात समझ में आती है, अतः गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या के, गोलीय त्रिज्या के समानुपाती होती है। क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कब, जब ये कांस्टेंट होगा तब। तो कांस्टेंट आता है तो हमेशा क्या प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, तो कांस्टेंट आता, तो कांस्टेंट एक तरह से ये है, समझ में आ रही है मेरी बात। तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, याद रखना है, गोली चालक की धारिता होती है। क्लियर है यहाँ तक की बात। चलिए तो देखिए मैंने इस वीडियो के अंदर क्या क्या बताया, एक बार और देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को ये बताया यहाँ पे, ठीक है, यूनिट मात्रक सारी चीजें बता दी, विद्युत धारिता क्या होती है ये भी बता दी मैंने, विद्युत धारिता की परिभाषा बता दी, यूनिट मात्रक विमा बता दिए और कुछ क्वेश्चंस भी बताए, कुछ कंसेप्ट भी बताए मैंने। इसके साथ किन चालकों पर, कारकों पर निर्भर करता है, किन पर नहीं करता, फिर एक डेरिवेशन किया हमने, उसके बाद हमने खत्म कर दी। एक न्यूमेरिकल्स है, इसको फटाफट से बताएंगे, करेंगे फटाफट से, फिर उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको कि 3 × 10⁶ फैराड धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए। ठीक है भाई, गोलीय चालक की बात कर रहा है, तो जैसे मान लो भैया कि गोलीय चालक तो कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे मान लो कि ये कोई गोलीय चालक है और गोलीय चालक है और इसको भैया मैंने आवेश दे दिया, तो आवेश तो भैया इस तरीके से इसके सरफेस पे इस तरीके से फैल जाएगा। ठीक है, और इसका सेंटर अगर ये है तो ये क्या कहलाएगी, इसकी रेडियस कहलाएगी। तो बेसिकली मुझे रेडियस ही कैलकुलेट करनी है यहाँ से। तो सबसे पहले इसके अंदर जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है हमें, दिया है तो इसके अंदर पहले तो धारिता दी है, धारिता यानी धारिता मुझे कितनी दे रखी है, यानी कि धारिता कितनी दे रखी है मुझे भाई यहाँ पे 3 × 10⁶ फैराड। ठीक है, और चालक की त्रिज्या पूछ रहा है, यानी कि त्रिज्या गोलीय चालक की त्रिज्या यानी R पूछना चाह रहा है। सबसे पहले न्यूमेरिकल को अगर आप पढ़ रहे हो तो उसके न्यूमेरिकल को समझिए कि एक्चुअल में न्यूमेरिकल में दे क्या रखा है, उस चीज को लिखिए, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले को एज्यूम करिए क्या फॉर्मूला लग सकता है। तो
तो धारिता का पूछा, ये तो धारिता का मैंने अभी जस्ट कराया। तो इसको धारिता निकालने के लिए आपको मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं भैया बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया क्या था बच्चों, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ अगर मैं मुझे निकालना आर है, तो अगर आर निकालूंगा यहाँ से तो क्या हो जाएगा, C अप इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आया ना। और इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू C। अब एक प्यारे बच्चों आप बताइए इसकी वैल्यू क्या होती है। अगर आपने पहला चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होती है फटाफट से बताइए। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, तो R इक्वल टू इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू क्या होती है बच्चों, C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू रखू 3 इंटू 10 की पावर 6। और इसकी वैल्यू कितनी होती है पूरे की, तो 9 इंटू 10 की पावर 9। अब यहाँ से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ, 3 से कैंसिल आउट करूंगा 3 को 9 को कितनी 1/3, और पावर ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी -3। इसका -3 रेडियस यानी त्रिज्या मीटर किसमें निकल के आएगी बच्चे, मीटर में निकल के आएगी। यानी R इक्वल टू 1/3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। ये क्या है बच्चों, इसका उत्तर है। ये क्या है, इसका उत्तर है। चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, तो इतनी रेडियस इसकी होगी। इस चालक की क्या है बच्चों, इतनी रेडियस होगी। क्लियर है मेरी, ठीक है। तो ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई होगी, आई होप। तो एक बार देख लीजिए फटाफट से, C की वैल्यू 6, ठीक है 9 इंटू 10 की पावर 9। तो उम्मीद है यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो भाई क्लास को लाइक किया करो और अपने स्टेटस पे लगा दिया करो, जिससे हमें मोटिवेट मिले। और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, तो अब तक आपने नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसी तरह की सारी वीडियो अच्छे से आपको मिलती रहेंगी सिस्टमेटिक तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास का मुझे PDF भी मिल जाए जो हमने इस क्लास के अंदर पढ़ा है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो लिंक दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। किसमें दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम पेज है एडवांस क्लासेस ऑफिशियली इंस्टाग्राम पे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो आप अगर इंस्टा यूज करते हैं तो वहाँ पे हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और नोट्स वगैरह की अगर रिगार्डिंग अगर आपको कांटेक्ट करना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड करा देते हैं और क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।